नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, नाथूराम गॉडसे। प्रस्तुत है उसका अगला भाग। विनायक दामोदर सावरकर को अभियुक्त बनाए जाने की पीछे की राजनीति। सावरकर जी को संबोधित कर न्यायमूर्ति ने कहा, सावरकर जी, आप निरपराध हैं, आप निष्कलंक हैं, अपने राष्ट्र की ही भांति आप भी स्वतंत्र हैं। लाल किले के बाहर प्रचंड जन समुदाय एकत्रित था। बंधन मुक्त सावरकर जी लाल किले से बाहर आ रहे थे। जन समुदाय ने हिलोरें ली। आकाश में प्रतिध्वनित होने वाले स्वर ने उस जनसागर ने सावरकर जी का अभिवादन किया। स्वतंत्र लक्ष्मी की जय, अखंड भारत अमर रहे, स्वतंत्र वीर सावरकर की जय। गांधी वध के अभियोग में दिल्ली की विशेष न्यायालय के सम्मुख प्रत्यक्षतः 9 अभियुक्तों को लाया गया था। उन 9 अभियुक्तों में से 8वें अभियुक्त थे स्वतंत्र वीर श्री विनायक दामोदर सावरकर। किसी अवैधानिक कार्य को संपन्न करने के लिए जब एक से अधिक व्यक्ति उसमें सम्मिलित होकर गुप्त संकेतों द्वारा कार्य निष्पन्न करने की योजना बनाते हैं, उसे षड्यंत्र मान लिया जाता है। वे 2 या उससे अधिक व्यक्ति उस षड्यंत्र को सहायक माने जाते हैं। अतः षड्यंत्र के एक सहायक को जो दंड दिया जाएगा, अन्य सहायक भी उसी दंड के पात्र समझे जाएंगे। इस षड्यंत्र में प्रत्यक्ष रूपेण किसी व्यक्ति से भी यदि किसी षड्यंत्रकारी को उन दिनों कोई थोड़ी सी भी सहायता प्राप्त हुई हो, तो उस व्यक्ति को भी उस षड्यंत्र में सम्मिलित समझा गया था। वह सहायता फिर उस अवैध घटना के समय एवं स्थान पर उपस्थिति की हो, धन आदि से की हो, शस्त्र प्रदान से की हो, अथवा अन्य भी जिस प्रकार की हो, उस सहायक का उस षड्यंत्र में भाग एवं हाथ है, ऐसा माना जाता था। किसी व्यक्ति ने उन भावी षड्यंत्रकारियों को यदि किसी प्रकार का आशीर्वाद दिया हो, अथवा उनके किसी कार्य के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की हो, तो भी वह शिवचिंतक उस षड्यंत्र का सहायक मान लिया गया था। किसी को षड्यंत्र का घटक सिद्ध करने के लिए न्यायालय मूलतः 2 बातों को देखता है। एक तो यह है कि किसी द्वारा संपन्न किसी अवैध कार्य का उस दूसरे व्यक्ति को जिसको कि का सहायक सिद्ध करना है, कार्य संपन्न होने से पूर्व उस कार्य का आभास था, और यदि उसको ज्ञात था तो उसके उस कार्य को संपन्न करने के लिए उसने किसी प्रकार की सहायता प्रदान की थी। केवल ज्ञान हो किंतु उस घटना का वह सहायक ना हो, तो उसको षड्यंत्र का भागीदार नहीं माना जाता। इसी अभियोग में इसका उदाहरण है प्राध्यापक जगदीश चंद्र जैन। उन्होंने अपनी गवाही में कहा था कि षड्यंत्र के संबंध में मदन लाल ने उनको पूर्व सूचना दी थी। दिनांक 20/1/1948 को मदन लाल ने गांधी जी की प्रार्थना सभा में बम विस्फोट किया। यह समाचार उन्होंने 21/1/1948 को समाचार पत्रों में पढ़ा था। अतः वे इस संबंध में तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री मोरारजी देसाई से मिले थे, और मदन लाल ने जो कहा था वह उन्हें बताया था। ऐसा उन्होंने अपनी साक्षी के समय कहा, किंतु वह पूर्व ज्ञान गवाही जगदीश चंद्र जैन को इस षड्यंत्र का घटक सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त था। हम यह कल्पना भी यदि कर लें कि प्राध्यापक जैन ने अपने कथन के अनुसार मदन लाल ने उनसे जो कुछ कहा था, उन्होंने वह सब किसी को नहीं बताया, किंतु पुलिस को किसी प्रकार उस बात का ज्ञान हो गया और फिर प्राध्यापक जैन ने भी उसकी पुष्टि कर दी थी, तो इस स्थिति में भी जैन का पूर्व ज्ञान उन्हें षड्यंत्र में सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि उनका इस कार्य का पूर्व ज्ञान और उस पर भी उनका मौन धारण करना इस घटना की उद्देश्य पूर्ति में कभी भी किसी प्रकार भी सहायक नहीं सिद्ध किया जा सकता। उसके लिए कोई प्रमाण भी नहीं था। दूसरी बात जो न्यायालय देखता है वह है षड्यंत्रकारियों को सहायता देना। वह सहायता फिर धन की हो, साहित्य की हो, शस्त्रास्त्र की हो, अथवा केवल षड्यंत्रकारियों के प्रति शुभकामना मात्र हो। यदि वह सिद्ध भी हो जाए कि षड्यंत्र में सहायता दी गई, तो फिर यह भी देखना होता है कि वह सहायता षड्यंत्र के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हुई अथवा नहीं। यदि छानबीन करने के बाद यह सिद्ध हो जाए कि अमुक व्यक्ति की अमुक प्रकार की सहायता षड्यंत्र के उद्देश्य में सफलता के लिए हुई है, तो फिर उस व्यक्ति को भी षड्यंत्रकारी मान लिया जाता है, अन्यथा नहीं।
इस प्रकरण में इसी अभियोग का एक उदाहरण है। अभियोग के मध्य शासकीय पक्ष की ओर से 2 साक्षियों श्री दीक्षित और श्री कृष्ण जीवन को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपनी साक्षी में बताया कि उन्होंने नाना आप्टे को शस्त्रास्त्र क्रय करने के लिए धन से सहायता की थी। शस्त्रास्त्र के क्रय के लिए सहायता करना स्वतंत्र रूप में एक अवैधानिक कृत्य हो सकता है, किंतु उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उन्होंने सहायता की थी अथवा उनकी सहायता का इसके लिए उपयोग किया गया, यह आरोप सिद्ध न हो सकने के कारण उनको षड्यंत्र का सहायक अथवा षड्यंत्रकारी नहीं माना गया। पूर्व लेख में इसका विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है, अतः यहाँ संक्षेप में उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 27/5/1948 को पहल अभियुक्तों को न्यायालय में लाया गया था। उस दिन और उसके 1-2 दिन बाद भी प्रारंभिक व्यवस्था की दृष्टि से न्यायालय खुला था। अभियुक्तों पर दिनांक 21/6/1948 को आरोप लगाए गए। पहले दिन ही अभियुक्त क्रमांक 4 दिगंबर रामचंद्र बड़गे को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वह शासकीय क्षमा साक्षी बन गया था। अतः उसे क्षमा प्रदान की गई तथा अभियुक्तों की सूची में से पृथक कर दिया गया। परिणाम स्वरूप उसके आगे के अभियुक्तों की क्रम संख्या में भी परिवर्तन हो गया। अब सावरकर जी अभियुक्त क्रमांक 8 से अभियुक्त क्रमांक 7 हो गए। शासन की ओर से प्रमुख अधिवक्ता श्री दफ्तरी ने न्यायालय के सम्मुख अभियोग की रूपरेखा प्रस्तुत की। श्री सावरकर पर लगाए गए आरोप। श्री सावरकर जी के विरुद्ध अभियोजकों को जो कहना था वह मुद्रित अभिलेख के विभिन्न भागों में अलग अलग आया है। उन सब आरोपों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। नाथूराम और नाना आप्टे का सावरकर जी से घनिष्ठ परिचय था। नाथूराम और नाना आप्टे द्वारा संचालित हिंदू राष्ट्र दैनिक में सावरकर जी का चित्र और उनकी विचारधारा का चित्रण हुआ करता था। न केवल नाथूराम और नाना आप्टे को सावरकर जी ने आर्थिक सहायता दी थी, अपितु नाथूराम और नाना आप्टे का सावरकर जी से परस्पर पत्र व्यवहार होता रहता था। गांधी वध का ज्ञान सावरकर जी को घटना से पूर्व ही था। इस हत्या की पूर्ति में सावरकर जी ने भी हाथ बटाया था। सावरकर जी के साथ इस घटना से संबंधित अन्य कुछ अभियुक्तों की भेंट हुई थी। सावरकर जी ने षड्यंत्र के घटकों को शुभकामना एवं आशीर्वाद प्रदान किया था। अभियुक्तों ने दिल्ली पहुंचने पर दिनांक 19/1/1948 को टेलीफोन द्वारा श्री सावरकर जी से संपर्क स्थापित करने का यत्न किया था। अभियोजकों ने इसमें एक और तीखापन भी जोड़ दिया। उनका तो यहाँ तक कहना था कि अभियुक्त क्रमांक 7 विनायक दामोदर सावरकर ने ही नाथूराम और आप्टे के माध्यम से गांधी की हत्या करवाई थी। ये दोनों व्यक्ति सावरकर को गुरु के स्थान पर मानते थे। वे सदा मार्गदर्शक के नाते उनका आदर करते थे। पर्दे के पीछे रहकर सावरकर जी ने यह सारा कृत्य करवाया था। अभियोजकों ने न्यायालय को वचन दिया था कि वे अपने आरोपों को सप्रमाण सिद्ध करेंगे। अभियोजकों के कथनानुसार यदि आरोप सिद्ध हो जाता तो इस घटना का संपूर्ण दायित्व सावरकर जी पर आने वाला था और फिर यह भी निश्चित था कि मृत्यु दंड के अतिरिक्त इससे कम उनको दंड भी नहीं दिया जाता। अभियोग सिद्ध करने का कार्य आरंभ हुआ और सावरकर जी के विरुद्ध एक एक करके प्रमाण प्रस्तुत किए जाने लगे। कालक्रमानुसार उन प्रमाणों का संबंध जोड़ा जाने लगा। अभियुक्तों के साथ पत्र व्यवहार। गांधी वध के ठीक अगले दिन दिनांक 31/1/1948 को पुलिस अधिकारी श्री नागरवाला और श्री प्रधान ने सावरकर जी के घर की तलाशी ली। वहां से उन्होंने पत्र व्यवहार की कई फाइलें और कुछ अन्य कागजात अपने अधीन में लिए। वह पंचनामा प्रमाण क्रमांक P-244 के नाम से न्यायालय में प्रस्तुत है। अभिलेख ग्रंथ 4 पृष्ठ 182-84। पत्र व्यवहार की 143 फाइलें थीं। उनमें लगभग 10,000 कागजात होंगे। इन सब की छानबीन में गुप्तचर विभाग को 3 मास लग गए। उन पत्रों में नाथूराम और आप्टे के सम्मिलित तथा अलग अलग लिखे हुए पत्र भी मिले। बड़गे के भी 2-3 पत्र थे। उन सब पत्रों के ढेर में से प्रमाण के लिए 20-25 पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। उनको क्रमांक संख्या 277 से 299 दी गई। उनमें सावरकर जी द्वारा लिखित पत्र भी थे। जब साक्षी से पूछा गया कि नाथूराम के लिए कितने पत्र मिले तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लिखित 101 पत्र हैं।
क्योंकि वे पत्र प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसलिए न्यायाधीश ने इस प्रश्न एवं उसके उत्तर को भी कार्यवाही में अंकित न करने का आदेश दिया। यद्यपि इस पत्र व्यवहार में किसी प्रकार की कोई भी बात आपत्तिजनक नहीं थी, परंतु पत्रों के प्रमाण से शासकीय पक्ष यह सिद्ध करना चाहता था कि नाथूराम और आप्टे की सावरकर जी से घनिष्ठता थी और उसी प्रकार बड़गे का भी उनसे परिचय था। 2. नाथूराम और आप्टे सावरकर जी के प्रवास पर जाया करते थे। और 3. नाथूराम और आप्टे के केवल वचन पत्र के आधार पर ही सावरकर जी ने उन्हें 15,000 रुपये ऋण दिए थे। इन आरोपों में से किसी एक को भी सावरकर जी ने अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण दिया था। बड़गे के पत्रों को P 87, 88 और 89 क्रमांक दिया गया था। बड़गे हिंदू सभा का कार्यकर्ता था। हिंदू सभा का वह सवैतनिक एवं अवैतनिक दोनों प्रकार का कार्य करता रहा। बड़गे शस्त्र भंडार का संचालन करता था। बड़गे का कथन था कि 1947 तक उस शस्त्र भंडार में ऐसे शस्त्र रखे जाते थे जिन पर लाइसेंस आवश्यक था। बड़गे के द्वारा लिखे गए पत्रों में 2 पत्र 1943 के थे। उन पत्रों में उसने सावरकर जी को अपने शस्त्र भंडार का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनसे उसके लिए आर्थिक सहायता का निवेदन किया था। सावरकर जी ने दिनांक 20/11/1948 को न्यायालय में अपना वक्तव्य दिया था। बड़गे के संबंध में उन्होंने कहा था, मैं ये प्रचार करता था कि शस्त्रों पर जो रोक प्रणाली को समाप्त किया जाए, शस्त्रों को बेचने और उनके प्रयोग के लिए मुक्त हस्त से लाइसेंस प्रदान किए जाएं और युवकों को सैनिक शिक्षा दी जाए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते शस्त्र वितरण कार्य का विवरण मेरे पास आया करता था और उसके लिए आर्थिक सहायता की मांग करने से संबंधित अनेक पत्र मेरे पास आते रहते थे। ग्रंथ 2 पृष्ठ 191। बड़गे का तीसरा पत्र दिनांक 26/3/47 का था। हिंदू महासभा के बंबई कार्यालय से विभिन्न पुस्तकालयों को पुस्तकों की भेंट दी जाया करती थी। बड़गे शस्त्र भंडार के साथ साथ एक पुस्तक भंडार भी चलाता था। उसकी सहायता के लिए 36 ग्रंथ और तुकाराम गाथा की 2 प्रतियां तथा अन्य भी कई ग्रंथ भेजे गए थे। बड़गे का वह पत्र उन ग्रंथों की साभार पहुंच की सूचना थी। सावरकर जी ने कहा, अभियोजकों के हाथों में मेरे पत्रों की फाइलें हैं, उसमें इस प्रकार अनेक प्राप्ति पत्र प्राप्त होंगे। उनसे ये प्रतीत होगा कि मेरा कार्यालय प्रतिवर्ष सैकड़ों रुपयों की पुस्तकें भेंट के रूप में भेजा करता था। प्रस्तुत अभियोग से सामने लाए गए प्रमाण का एक तनिक भी संबंध नहीं है। पत्र व्यवहार में आपत्तिजनक कोई बात नहीं है, यही मेरा कथन है। सैनिकीकरण हिंदू महासभा का एक प्रमुख कार्यक्रम हुआ करता था। नाना आप्टे उन दिनों अहमदनगर महाराष्ट्र में थे। उन्होंने वहां सैनिकीकरण और शस्त्र विद्या की शिक्षा का कार्य चलाया था। वे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे। नगर में इस बार हिंदू महासभा की बहुसंख्या में सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। वह सारा विवरण आप्टे ने सावरकर जी को भेजा था। आपने ने उस समय के गृह मंत्री श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की अनुमति से एक राइफल क्लब चलाया हुआ था। उन दिनों आप्टे की नियुक्ति ऑनरेरी टेक्निकल रिक्रूटिंग ऑफिसर के पद पर थी। आगे चलकर उन्हें विमान दल में किंग्स कमीशन मिला था। आप्टे के पत्रों में बहुत करके सैनिकीकरण के कार्य का वृतांत और हिंदू महासभा के कार्य की चर्चा होती थी। नाना आप्टे के प्रमाण में लाया गया पहला पत्र दिनांक 13/2/1938 का था। अभिलेख ग्रंथ 5 पृष्ठ 9 प्रमाण D 22। बंबई के मुख्यमंत्री श्री खैर और गृह मंत्री मुंशी को नगर के जिला अधिकारी के माध्यम से राइफल क्लब के लिए अनुज्ञा पत्र देने के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध उसमें है। आगे के पत्रों में आप्टे की जिले में प्रवास करने और राइफल क्लब को चलाने की मांग प्रार्थना के अनुरोध का वर्णन है। पूना के राइफल क्लब का उद्घाटन श्री नाथूराम विनायक गाडगिल के द्वारा होने की सूचना भी दिनांक 10/5/1939 के पत्र में है। ग्रंथ 5 पृष्ठ 12 में आगे चलकर इस संबंध में सावरकर जी से मार्गदर्शन की प्रार्थना की है। हिंदू राष्ट्र अग्रणी इन समाचार पत्रों का जब आरंभ करने का विचार हो रहा था तब के कुछ पत्र हैं और कुछ पत्र बाद के समाचार पत्रों के आरंभ होने के पत्र हैं।
नाथूराम का पहला पत्र दिनांक 28/2/1938 का था। उस पत्र में उन्होंने कांग्रेस के 57वें अधिवेशन में हुए देश गौरव सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षीय भाषण की समालोचना की है। जाति समस्या, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रलिपि के संबंध में हिंदुस्तान का दृष्टिकोण समझने के लिए विदेश में प्रचार, आर्थिक और औद्योगिक विकास, सामाजिक समस्या के तत्व का स्वीकार, अंग्रेजों से लड़ने के विषय में स्पष्ट चुनौती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापित करने का महत्व आदि प्रश्नों पर अपना मत व्यक्त करते हुए हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते सावरकर जी को क्या क्या अपेक्षित है, इस प्रकार का उल्लेख इस पत्र में किया गया है। उसके बाद के अन्य पत्रों में भी हिंदू महासभा के कार्यक्रम, कार्य का इतिवृत्त तथा उनके सावरकर जी के साथ प्रवास पर जाने की प्रार्थना आदि बातें लिखी गई हैं। अग्रणी, जो कालांतर में हिंदू राष्ट्र के नाम से प्रचलित किया गया, के प्रारंभ करने के उद्देश्य के विषय में भी पत्र लिखते गए। हिंदू राष्ट्र दल के कार्य का प्रारंभ करने के उद्देश्य के विषय में पत्र लिखे गए। हिंदू राष्ट्र का विवरण आदि आदि विषयों पर पत्र लिखे जाते रहे। इस प्रकार पत्र सावरकर जी को नाना आपटे और नाथूराम गोडसे दोनों ही लिखा करते थे। कभी कभी दोनों मिलकर भी लिखते थे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा सावरकर जी के प्रति अधिक आदर सम्मान की भावना होती थी और सावरकर जी भी ये माँ प्रपधन्य तास्तथय भजाम्यम की नीति के आधार पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति अधिक प्रेम भाव रखते थे। अग्रणी या हिंदू राष्ट्र नामक समाचार पत्र के लिए नाथूराम और नाना आपटे के मात्र वचन पत्र के आधार पर सावरकर जी ने उनको 15,000 रुपये दिए हैं। इस दैनिक पत्र की रीति नीति का संचालन केवल नाथूराम और नाना आपटे द्वारा ही हो, इस प्रकार की विधिवत परामर्श व्यवस्था अन्य संबंधित व्यक्तियों से कर लेनी चाहिए। इस विषय में उन्होंने एक पत्र द्वारा उनको सूचित किया था। पत्र दिनांक 4/4/1945, प्रमाण P 302 अभिलेख ग्रंथ 4 पृष्ठ 224। इनमें से किसी एक बात को भी अस्वीकार करने की आवश्यकता सावरकर जी ने नहीं समझी और न ही उनको इन बातों को स्वीकार करने में किसी प्रकार के भय की प्रतीत होती थी। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा, हिंदू महासभा के अनेक कार्यकर्ता होते थे, नाथूराम और नाना आपटे भी उनमें से ही थे। कार्यकर्ता के नाते मेरा और उनका परस्पर अच्छा परिचय था। मैंने उनको दैनिक पत्र के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। न केवल उनको ही अपितु विक्रम और फ्र हिंदुस्तान आदि अन्य समाचार पत्रों को भी मैंने सहायता दी थी। नाथूराम द्वारा लिखे गए पत्रों में इसका उल्लेख प्राप्त हो सकता है। प्रवास पर जाने पर मेरे साथ अनेक लोग हुआ करते थे, उनमें से ये 2 व्यक्ति भी होते थे। दैनिक पत्र की रीति नीति निश्चित करने के लिए ये दोनों स्वतंत्र थे। आपटे अथवा नाथूराम से मेरे किसी प्रकार का अवैध संबंध था। इस प्रकार का प्रमाण आपको किसी भी पत्र में प्राप्त नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।